दोस्तों, कुंभ का मेला हो और उसमें कोई चमत्कार ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना, कोई हादसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां इस बार के कुंभ में पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान करके रिकॉर्ड बनाया, वहीं पर 3,600 कुछ लोग ऐसे थे जो कि मेले में गायब हो गए, मेले के भागम भाग में अपनों से बिछड़ गए। लेकिन इस बार मेले में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे व्यवस्था की गई है कि जिनको तुरंत ढूंढकर उन्हें अपनों से मिला दिया गया, यानी शाम तक जो भी बिछड़े हुए लोग थे सारे लोग मिल गए। लेकिन दोस्तों, हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक बार बिछड़ गए कुंभ जैसे मेले में, वो फिर अपनों से कभी नहीं मिल पाते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी पिछले बार के कुंभ में 2013 का, जब कुंभ लगा था। प्रयागराज में एक 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यह चमत्कार ही था कि 12 साल बाद जो इस बार का कुंभ था, उस कुंभ में फिर से अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल गई जिस जगह से खोई थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार वह बेटी अपने माता पिता से मिल तो जाती है, लेकिन इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, वह ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है कि दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वो 12 साल तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या क्या हुआ उसके साथ, दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है 2013 की गुजरात का एक परिवार जो कि बहुत गरीब परिवार होता है। माता पिता और 2 बच्चे। वह ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था उसमें वह स्नान करने के लिए आते हैं। अब वो शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगे थे, जो कैंप लगे थे, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वह लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह यह हुआ कि जैसे ही सुबह होगी हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद कुछ घूमेंगे टहलेंगे और फिर शाम को जो है ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात चले जाएंगे। अब दोस्तों, यही उनका प्लान था। जो युवक था उनका नाम गंगाराम होता है और जो 2 बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी जिसका नाम बबीता होता है और 13 साल का एक बेटा जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा जो पत्नी थी उनका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहां पर रुकते हैं और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं, उनकी आंख खुलती है, वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए और वहां पर जाते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं और स्नान करने के बाद वो लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है उनके जो पिताजी थे, जो गंगाराम थे, वह कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल लिया जाए, थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो बबीता थी जिसकी उम्र 11 साल की थी, वह दोस्तों थक चुकी थी। वह कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह ही आप लोगों ने जगा दिया। क्योंकि दोस्तों घर पर रहती थी तो जाहिर सी बात है 7 से 8 बजे तक सोती ही होगी, तो इसलिए वह कहती है कि नहीं, मुझे फिर उस जगह पर जाना है जहां पर वह जाकर आराम कर सके। लेकिन जो बेटा था 13 साल का, जो विवेक था, वो दोस्तों कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है। वह घूमने के जिद पर अड़ा हुआ था और जो बबीता थी वह अपने माता पिता से, गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरीके से दोस्तों उस भाई बहन में लड़ाई होता रहा, झगड़ा होता रहा। लेकिन माँ बाप भी चाहते थे कि 12 सालों के बाद कुंभ आता है, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम लेना चाहिए। तो वह लोग जो है बबीता के बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसको संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे। और चलते चलते बबीता का साथ छूट जाता है, वो मेले में खो जाती है। अब गंगाराम बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर खोजते हैं, कहीं नहीं मिलती है।
तो अगले दिन जो है वो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बकायदा उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और उसके बाद जो पुलिस थी वो उसे ढूंढने में लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। माता पिता परेशान थे, माँ का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता नहीं। एक हफ्ता बीत जाता है, बबीता का कोई पता नहीं कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। उसके बाद वो लोग थक हार कर अपने घर चले जाते हैं। गुजरात और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे वह मिलेगी उसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको जो है सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उनके पास कोई फोटो भी नहीं थी कि जो उनको दे सके कि हाँ यह मेरी बेटी है, क्योंकि उनके पास मोबाइल वगैरह था नहीं। 2013 की बात है, स्मार्टफोन नहीं था, छोटे फोन थे उनके पास और कोई उसका फोटो भी हाल फिलहाल का नहीं था। बच्चेपन का एक फोटो था जो कि 2-3 महीने बाद जो बबीता के पिताजी थे वह पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं प्रयागराज में और कहते हैं कि यह जो है फोटो है मेरी बेटी की। लेकिन उस फोटो से 11 साल की बच्ची का मिलना इम्पॉसिबल था। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि यह तो किसी काम का नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, आपकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब तक जैसे ही मिलेगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। अब फिर जो गंगाराम थे वह थक हार कर गुजरात चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोग आकर उस बेटी के बारे में संतोष कर लेते हैं। दोस्तों 3-4 साल बीत बत गए। कई बार जो है गंगाराम गुजरात से इलाहाबाद आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं और अपने बेटी का पता लगाते हैं, पुलिस थाने पर जाते हैं लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। अब एकदम थक हार चुके थे, वह समझ चुके थे कि अब उनकी बेटी जो है वह उनको कभी नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर जाकर वह जो मेहनत मजदूरी करते थे अपना वही काम करने लगते हैं, संतोष मान लेते हैं। इधर जो बेटा विवेक था वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। दोस्तों 12 साल का वक्त बीत गया, 2025 आ गया। उस कुंभ से लेकर इस महाकुंभ का समय आ जाता है। अब दोस्तों महाकुंभ का समय आ जाता है। जो बबीता की माँ थी वह अपनी बेटी को याद कर करके रो रही थी। वह अपने पति से कहती हैं कि मुझे बबीता की बहुत याद आ रही है और एक बार चलो गंगा मैया से चल के मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर हम लोगों ने क्या पाप किया था, हम लोग यहाँ कौन सा पाप करने आए थे कि उन्होंने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। चल के उन्हीं से मांगूंगी, उन्हीं से शिकायत करूंगी। लेकिन जब गंगाराम यह बात सुनते हैं तो वह मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं कसम खा लिया हूँ कि मैं कभी कुंभ नहीं जाऊंगा और अब मैं नहीं जा सकता। कुंभ जाने की वजह से हमसे हमारी बेटी बिछड़ गई। लेकिन अब वो जिद पर अड़ जाती हैं, कहती हैं नहीं, मुझे अपनी बेटी की याद ताजा करनी है। भले ही मैं जाऊंगी और उस जगह पर जाऊंगी, कम से कम रोगी बिल्की गो उसके लिए तड़पूं। मेरा मन कर रहा है, मेरा जाने का मन कर रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और अगर मैं अकेली चली गई तो जैसे बेटी को खो दिए वैसे मुझे भी खो दोगे। अब वो सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि सही बात कह रही है, अगर यह अकेली जाएगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, एक बार फिर चलते हैं, कुंभ में कम से कम नहाकर ही चले आएंगे। तो वो लोग आने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जो विवेक था अब उसकी उम्र करीब 25 साल की हो गई थी। वो पिछले कई सालों से कभी अहमदाबाद तो कभी मुंबई ऐसे इधर उधर काम करता था। तो इस समय मुंबई में है। उसने अपने माता पिता से कहा ठीक है, मैं पैसा वगैरह भेज देता हूँ, जाओ आप लोग वहाँ पर घूम आओ। अब दोस्तों वो लोग ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज आते हैं और फिर वहां पर तंबू वगैरह लगा था, वहीं पर आकर शरण लेते हैं। और फिर उनका प्लान था कि चलो कल सुबह स्नान करेंगे। लेकिन इस बार उनके मन में कोई हौसला नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि हर कदम पर जो बबीता थी उसकी यादें उनको कचोट रही थी।
और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसको खींच के ले जा रहा है, या फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे वह गंगा जी में डूब रही है। तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। तो इसीलिए जो है तरह तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे थे। इसीलिए जो बबीता की माँ शारदा थी वो दोस्तों बात बात पर रोने लगती, और जो उनके पति थे गंगाराम वह भी रोने लगते हैं। लेकिन वह संभालते कहते कि मत रो, क्यों रो रही हो। अब दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन 14 जनवरी की यह बात है कि वो लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए और डुबकी लगाकर जैसे ही आ रहे थे दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सामने जो है उनकी बेटी उन्हें मिल जाती है। बबीता जो है जैसे देखती है अपनी माँ को वह पहचान जाती है और उनके गले से लिपटकर रोने लगती है। कहती है मुझे पता था कि आप लोग आएंगे। अब जैसे उसकी माँ देखती है गंगाराम देखते हैं वो भी रोने लगते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों बबीता उनके गले से लिपट कर रो रही थी। उसके बाद वो पूछते हैं कि बेटी कहाँ खो गई थी, क्या हो गया था तुमसे, और सब कुछ वो पूछते हैं। लेकिन दोस्तों तभी एक लड़का आता है, वो उन लोगों से नमस्ते करता है और फिर वो बबीता से पूछती हैं यह कौन है। बबीता कहती है कि यही मेरा सब कुछ है और इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। अब दोस्तों जब वो लोग अपने बेटी के मिलने की खुशी जो है विवेक से फोन करके सोचे विवेक को बता देते हैं, तभी दोस्तों बबीता जो थी वह मना कर देती है। कहती है नहीं मम्मी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लायक हूँ भी नहीं। उसके बाद कहती है कि चलो कहीं बैठते हैं, और उसके बाद दोस्तों अपनी कहानी बताती है। एक जगह एकांत में लोग जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कहानी बताती है उसको सुनने के बाद उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है। दोस्तों उस दिन जब वह उनके पीछे पीछे भाग रही थी, बात बात में रुक जा रही थी, तभी दोस्तों दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। और जब वह देख रहे थे कि बेटी इनकी जो यह लड़की है ऐसे ऐसे जद पर अड़ी हुई है, तो वह लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें आराम करना है तो जहां तुम्हारा सामान वगैरह रखा हुआ है वही बगल में हमारा भी रखा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, चलो तुम वहीं पर सो जाना। अब दोस्तों जो बबीता थी उनके बातों पर यकीन कर लेती है और उसके बाद वो उनके साथ चल देती है। लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता कि वो लोग कौन है और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वह कोई चीज उसे सुंघा देते हैं जिससे अपनी सुध बुध खो देती है। उसके बाद वो उस जगह पर ना ले जाकर के मेले से बाहर लेकर जाते हैं और उसके बाद वहां पर पहले से एक कार उनका इंतजार कर रही थी। वह उसको लेकर उसमें बैठ जाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वह वहां से बिहार लाई जाती है, बिहार से वह पश्चिम बंगाल लाई जाती है। और दोस्तों फिर उसके साथ जो होता है बहुत बुरा होता है। यह तीनों लोग उसके साथ जो भी गलत करते ही हैं। उसके बाद उसे कोठे पर बेच देते हैं, जहां पर वह 6 साल तक रहती है, यानी कि 2013 से 2019 तक कोलकाता में दोस्तों उसे वेश्या करना पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद जब 6 साल बीत जाते हैं तो वह लोग उसे फिर दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में जाकर उसे यही काम करना पड़ता है। उसे कैद करके रखा जाता, कोई बाहरी संपर्क उससे नहीं होने दिया जाता। और दोस्तों उसके साथ जो जो कुछ हुआ वह बता भी नहीं सकते कि क्या क्या हुआ। अब दोस्तों जब दिल्ली के कोठे पर बबीता को 4 साल बीत गया तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, जो कि बिहार का था, वह दिल्ली के कनॉट प्लेस में काम करता था और उसका कोठों पर आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता से होती है और बबीता से वह बबीता का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। कई बार आने जाने के दौरान दोनों में बातचीत हुई और वह जो है जब बबीता की आप बीती सुनता है तो उसके दिल में बड़ी चोट लगती है। उसके बाद वह बबीता को वहां से निकालने की सोचने लगता है, क्योंकि बबीता से उसको प्यार हो चुका था।
उसके बाद दोस्तों जो उस कोठे का मैनेजर थे या दलाल थे, जो भी कुछ कहे, जिनके साथ कभी बबीता बाहर निकलती थी, जिसके निगरानी में वह निकलती थी, कुछ भी उसको जरूरत होती थी, इलाज वगैरह जो भी, अगर कुछ भी जरूरत होती थी तो हमेशा एक बंदे के साथ ही जाती थी, जो उसे साथ लेकर जाता था और फिर साथ लेकर आ जाता था। संजय जो है उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है कि भाई कुछ पैसा ले ले, इस लड़की को जो है मेरे हवाले कर दे। दोस्तों वह बात करता है तो वह उससे 3 लाख मांगता है, लेकिन संजय कहता है मेरे पास 3 लाख नहीं है, मैं तुमको 1 लाख दे सकता हूँ। कुल मिलाकर 1 लाख में बातचीत तय हुई। उसके बाद वह एक बार उसको निकालता है और उसके बाद फिर पीछे से धीरे से वह लेकर उसे चला जाता है और उसके बाद दोस्तों फिर वह एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। संजय और बबीता की शादी 2023 में दोनों एक दूसरे शादी करते हैं और उसके बाद दोस्तों वह लोग कुछ दिन दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद वो अपने बिहार गांव लेकर चला आता है। लेकिन इस बीच संजय ने कई बार उससे कहा कि चलो तुम्हारे घर चलता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवा लाता हूँ, लेकिन दोस्तों लोक लाज की डर से वह अपने घर नहीं जाती, अपने माँ बाप के पास नहीं जाती है, क्योंकि वह कहती थी कि मेरे माता पिता तो मुझे मरा हुआ मान ही चुके होंगे और वैसे भी मेरी जिंदगी ऐसी है कि इस हालत में कैसे उनके पास जाऊं। लेकिन संजय उसे लाख समझाता रहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो भी कुछ किया मजबूरी की वजह से किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। लेकिन वह हमेशा मान रही कि वो अपने माँ बाप के सामने नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों जब 2025 का कुंभ आता है तो जैसे उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी, वैसे बबीता भी अपने माँ बाप के लिए तड़प रही थी। वह कहती है कि एक बार मैं उस मेले में जाऊंगी और क्या पता मेरे माता पिता भी वहां आए। दोस्तों पता नहीं कैसे उन लोगों के दिमाग में, उनके मन में कौन यह बात बैठा दिया, कैसे बैठ गई कि जो माँ सोच रही थी वही दोस्तों बबीता भी सोच रही थी। उसके बाद वो संजय जो था उसको लेकर आता है और उसके बाद दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ में, जो कि एक भूसे में सुई के ढूंढने के बराबर था, दोस्तों वहां पर अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर जैसे ही बबीता देखती अपनी माँ को रोने लगती है और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। जब उसकी कहानी सुनते हैं तो उसके माता पिताजी संजय के पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं बेटा, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे दुआ देते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। लेकिन अब मैं अपने बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ दिन बाद तुम अपने घर ले आना। दोस्तों हाल फिलहाल अभी वह लोग प्रयागराज में ही है और विवेक जो है वह भी मुंबई से अपनी बहन की खबर सुनकर फिर प्रयागराज में आने वाला है। उसके बाद यह लोग जब वहां पर इकट्ठा होंगे उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे।